Hello everyone, my name is Sankit Kumar Sinha. In today's video, I am going to cover another heads of income, that is income from house property. Till the last video, I have covered up to income from salary. So let's start the income from house property. So इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मीन्स इसमें हम ये बात करेंगे जो मेरा हाउस प्रॉपर्टी होता है उससे जो भी इनकम होता है उसको उस पर कैसे कंप्यूटेशन होगा, उसका कैसे इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन होगा, उस पर कितना टैक्स लायबिलिटी मेरा होगा, उसका पूरा प्रोसीजर इनकम अंडर द हेड सैलरी का पूरा चैप्टर ही है, उसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 22 जो बात करता है चार्जेबिलिटी का। तो इसमें बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। तो अभी एनुअल वैल्यू यहाँ पे थोड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है जिसको हमको कंटिन्यूस पूरे चैप्टर में एनुअल वैल्यू सुनने को मिलेगा। तो यहाँ एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? इट कंप्राइज ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड्स अपरटेनेंट देयरटू ऑफ विच एसेसी इज ओनर। इट कंप्राइज ऑफ प्रॉपर्टी, कोई ऐसा भी प्रॉपर्टी जो कि बिल्डिंग हो या लैंड हो या लैंड अपरटेनेंट देयरटू। इट मीन्स कि बिल्डिंग, लैंड या फिर बिल्डिंग से सटा हुआ जो एरिया भी होता है ना उसको भी हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में कवर करते हैं। तो बिल्डिंग से या लैंड अपरटेनेंट देयरटू उससे जो भी मेरा इनकम आता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका कुछ एक्सेप्शन है। वेयर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज चार्जेबल अंडर द एड पीजीपी। वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज नहीं हो करके कुछ केसेस में जहाँ पे आपका लैंड, बिल्डिंग या फिर लैंड अपरटेनेंट देयर टू जो भी एरिया होगा मेरा उससे जो इनकम होगा उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे ना टैक्स ना करके इनकम फ्रॉम हेड पीजीपी में टैक्स करेंगे। वो क्या एक्सेप्शन है? पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय द असेसी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस। वो एरिया जो असेसी ऑक्यूपाई करता है वो खुद के बिजनेस के लिए करता है, पहला केस हो। दूसरा, प्रॉपर्टीज ऑफ एन असेसी इंगेज इन बिजनेस और लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उसका बिजनेस ही हो कि वो जो मेरा ये हाउस प्रॉपर्टी है उसका पर्पस ही ये है कि वो लेट आउट करता है, मतलब वो रेंट पे देने का उसका बिजनेस ही है। जैसे बहुत सारे आप देखोगे कि बिल्डर्स लोग अपना प्रॉपर्टी बना लेता है, उसका पर्पस ही क्या है कि उसको रेंट पे देने का या फिर बेचने का। तो जहाँ पर रेंट पे देने का या बेचने का ऐसा कुछ है उससे जो मेरा इनकम आ रहा है तो उससे हम पीजीपी में चार्ज करेंगे। अगर उस रेंट पे देने का बिजनेस उसका, तो अगर उसका बेचने का बिजनेस है, प्रॉपर्टी बना करके बेचता है, तो जो उसको इनकम अराइज होगा उसको भी हम पीजीपी में चार्ज करेंगे, ताकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करेंगे। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस दिया है चार्जेबिलिटी का, मतलब कि ये कंडीशंस होगा तो ही मेरा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल होगा। पहला कंडीशन क्या है? प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयरटू। ये प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए? बिल्डिंग होना चाहिए या फिर लैंड अपरटेनेंट देयरटू, पहला कंडीशन। दूसरा, अससी मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अससी जो होना चाहिए ना, ओनर होना चाहिए वो प्रॉपर्टी का। ठीक है। तीसरा, यूज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का यूज होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है। कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी में 4 कंडीशन दिया। प्रॉपर्टी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयरटू। दूसरा, अससी मस्ट बी ओनर होना चाहिए। अब ओनर का मतलब यहाँ क्या है? हु ओनर मीन्स पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द इनकम। ठीक है, बट इट नीड नॉट बी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड इन हिज नेम। इट कैन बी इधर बोथ फ्री होल्ड और लीज होल्ड और डीम्ड ओनरशिप। ऐसा कोई भी केस हो, उस कंडीशन के कारण अगर वो ओनर बनता है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई माना जाएगा। पहला दूसरा कंडीशन। तीसरा, यूज ऑफ प्रॉपर्टी का यूज होना चाहिए। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। फिर एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी वेयर इट इज हेल्ड बाय एसएससी एज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस ऑल्सो। तो इसमें हाउस प्रॉपर्टी में कब माना जाएगा? अगर वो स्टॉक इन ट्रेड में रखा हुआ है एसएससी का, कब तक के लिए माना जाएगा? 2 साल तक के लिए माना जाएगा वो, मतलब 2 साल तक के लिए उसका जो एनुअल वैल्यू है उसको नील माना जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये कंडीशंस क्या क्या सेटिस्फाई और 4 कंडीशन में क्या बताए? इट शुड बी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू, पहला कंडीशन। दूसरा, अससी मस्ट बी ओनर होना चाहिए। तीसरा, यूज ऑफ प्रॉपर्टी। चौथा, इट शुड बी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। सो स्टॉक इन ट्रेड के लिए स्पेशल कंडीशन क्या दिया है कि इसका एनुअल वैल्यू अप टू 2 ईयर्स तक का मेरा माना जाएगा नील। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखना। up to 2 years from the end of the financial year in which certificate of commencement of सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन उसका मिला है किससे? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, कि ये प्रॉपर्टी अब कंप्लीट है बनके, और वो मेरा जो अससी है उसका स्टॉक इन ट्रेड में पड़ा हुआ है। तो अप टू 2 ईयर्स तक उसका हम जो मेरा क्या बोलते हैं उसको एनुअल वैल्यू है उसको क्या लेंगे? नील लेंगे।
ठीक है। अब इसके बाद एक आता है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट मतलब कि कंपोजिट मतलब समझ में आ रहा है कि बहुत सारा चीज़ का मिल करके हो रहा है ये। तो कंपोजिट रेंट मतलब कि रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग प्लस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग, एग्जाम्पल लिफ्ट और सिक्योरिटी। कभी कभी क्या होता है, आजकल का ट्रेंड चला हुआ है कि हम लोग को वेल फर्निश फ्लैट मिलता है, तो हमको रेंट भी देना पड़ता है, प्लस जो वहाँ पे फर्नीचर और ये सब कुछ है लाइक एसी, फ्रिज एंड आपका यूटेंसिल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो प्रोवाइड करता है मेरे को ओनर अगेंस्ट भी, जिसके अगेंस्ट में हमको रेंट देना पड़ता है। तो रेंट जो बोलते हैं उसको कंपोजिट रेंट बोलते हैं, ठीक है। उसका ट्रैक स्टेटमेंट क्या होता है, द सम एट्रीब्यूटेबल द यूज ऑफ प्रॉपर्टी। तो कभी कभी क्या तो इसमें जितना सम एट्रीब्यूटेबल है टुवर्ड्स द यूज ऑफ प्रॉपर्टी, तो टुवर्ड्स द सम एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी, तो उसको हम चार्ज करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो बैलेंस बच गया उसको हम चार्ज करेंगे इनकम एट्रीब्यूटेबल अंडर सेक्शन पीजीपी के अंडर में हम उसको जाकर चार्ज कर देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं मैनर ऑफ स्प्लिटिंग अप। अगर कुछ हमको जो प्रॉपर्टी मिला है कंपोजिट रेंट है, उसका मैनर ऑफ स्प्लिटिंग अप दिया हुआ है कि इफ लेट आउट प्रॉपर्टी एंड अदर प्रॉपर्टी आर सेपरेबल, मतलब कि हमको पता चल रहा है कि लेट आउट प्रॉपर्टी क्या है और उसके अंदर में जो सर्विसेज और दिए है उसका प्रॉपर्टी में स्प्लिट इजिली है, कर सकते हैं हम लोग। तो इन दैट केस देन टैक्सेबल अंडर पीजीपी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर वो सेपरेबल नहीं है, अगर वो सेपरेबल नहीं है फॉर सम एट्रीब्यूटेबल टू यूज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और जो बैलेंस बच जाएगा उसको हम चार्ज कर देंगे पीजीपी में, ठीक है। तो इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं कि कंपोजिट रेंट होता है। तो कंपोजिट रेंट के केस में हम क्या करते हैं कि इसका हम दो सिनेरियो देखते हैं कि क्या मेरा जो लेट आउट प्रॉपर्टी है और जो अदर असेट मिल रहा है वो सेपरेबल है या सेपरेबल नहीं है। अगर सेपरेबल है, ठीक है, तो अगर सेपरेबल है तो उसको हम वो कर लेंगे, आपका टैक्सेबल कर देंगे अंडर द हेड पीजीपी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज द केस में भी। अगर उसका वो बिजनेस ही है कि लेट आउट देने का, तो इन डैट केस इन पीजीपी में चार्ज हो जाएगा। अब तो अगर उसका बिजनेस नहीं है, उसका एक हाउस प्रॉपर्टी उसको रेंट किया है, तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज कर देंगे। अगर इफ लेट आउट प्रॉपर्टी एंड अदर असेट आर नॉट सेपरेबल, उसको हम अलग नहीं कर सकते फॉर सम, देन उस केस में दो चीज दोनों हेड में टैक्सेबल होगा पार्सली इन द सेंस कि जितना सम एट्रीब्यूटेबल है टू यूज ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसको हम चार्ज करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और जो बैलेंस असेट जो बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे इनकम अंडर द हेड पीजीपी में चार्ज करेंगे। क्लियर है। ये इनकम किसके, जो जिसको पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है, उसको हेड, उसके बारे में बात करें कि उसके में उसको जो इनकम हो रहा है उसको किस हेड में चार्ज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर मेरा हाउस प्रॉपर्टी जो है इंडिया से बाहर सिचुएटेड है, तो इसमें भी अब आ जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस, जो हम अच्छे से एक्सप्लेन किए अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। वहाँ पर जैसे आप बताते हैं कि इसमें दो केस है, अगर RNOR है, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तो इन दैट केस अगर टैक्सेबल जो आपका हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रहा है इंडिया में, टैक्सेबल तभी मानेंगे जब वो रिसीव होगा इंडिया में, ठीक है। अब अगर वो आपका जो एसएससी है वो ROR है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो इनकम जो उसका हाउस प्रॉपर्टी जो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो उसको आइदर रिसीव हो इंडिया में, ना हो तो उसको हम टैक्सेबल मानेंगे, क्योंकि फॉर ROR वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल एज पर सेक्शन 5, ठीक है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। सेक्शन 23 में दिया हुआ है डिटर्मिनेशन है, जो एनुअल वैल्यू हम बोल रहे थे उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो एनुअल वैल्यू से पहले हमको निकालना पड़ता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और उसमें से हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर। तो उससे मेरा जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू, या फिर एनुअल वैल्यू करके बात करते हैं। तो अभी जस्ट एनुअल वैल्यू का मतलब क्या बताया था, एनुअल वैल्यू कंप्राइज मतलब बिल्डिंग, एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपटेनेंट देयर टू ऑफ विच एसएससी इज ओनर। जिसका एसएससी ओनर होता है उसको हम बोलते हैं एनुअल वैल्यू, ठीक है। ठीक है, फिर से अब वापस हम रिपीट कर रहे हैं कि मेरा ये एनुअल वैल्यू मतलब क्या होता है, इट कंप्राइज ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बिल्डिंग और लैंड अपटेनेंट देयर टू विच द एसएससी ओन्स। क्लियर है यहाँ तक। आगे बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब मेरा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन। तो एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन मेरे कुछ 5 कंडीशंस के अंदर दिए हुए हैं। तो पहला कंडीशन कि प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, प्रॉपर्टी को हम पूरे साल भर के लिए रेंट पे चढ़ाए, पहला केस। दूसरा, वेयर द प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, वेयर द प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड पार्ट ऑफ द ईयर में उसको हम रेंट पे चढ़ा हुआ था, ठीक है। फिर तीसरा केस, इफ अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर चौथा केस बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि वेयर
हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, पांचवा केस, इन केस ऑफ डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर उसको मान रहे हैं कि हम डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है मेरा, ठीक है, उस केस में कैसे एनुअल वैल्यू निकलेगा। फिर छठा केस, इन केस हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, जो स्टॉक इन ट्रेड का पहले ही बता दिए थे, इसलिए हम 5 ही कंडीशन लेकर चल रहे थे। ठीक है, एक 7वां कंडीशन और इसमें दिया है, इन केस हाउस प्रॉपर्टी पोर्सन इज लेट आउट एंड पोर्सन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। एक बड़ा सा घर है जिसमें एक फ्लोर पे हम रहते हैं और एक फ्लोर को रेंट पे चढ़ा है, तो उसको उस केस में मेरा एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन क्या होगा। ठीक है, तो अब एक केस, जो केसेस दिए हैं 7 केसेस, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि उस केस में एनुअल वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला केस, प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, अगर प्रॉपर्टी मेरा पूरे साल भर के लिए रेंट पे चढ़ा हुआ है तो उस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है फर्स्ट स्टेप में, फिर उसमें से हम म्यूनसिपल टैक्स माइनस करते हैं, फिर मेरा रिजल्ट जो आता है एनुअल वैल्यू होता है। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मीन्स द हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, ये दोनों का जो हायर होगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, किस केस में, जब मेरा जो हाउस प्रॉपर्टी वो लेट आउट है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रेंट है उसका कैलकुलेशन अलग तरीके से दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड रेंट इज द हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, एंड फेयर रेंट, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो अब बोलोगे सर ये फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेट क्या होता है। जैसे कि बता रहे हैं, जो फेयर रेंट है, फेयर रेंट मीन्स कि हम बाहर का ये कि सेम प्रॉपर्टी उस एरिया में किस रेंट पे चढ़ रहा है उसको हम बोल रहे हैं फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू मतलब उस प्रॉपर्टी का म्युनिसिपैलिटी के पास क्या वैल्यू है उसको बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू। फिर एक आता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मतलब कि ये गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है कि इतना तो मिनिमम रेंट लगेगा ही इस घर का, तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो अभी मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन ऐसे चलते हुए देखना है, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड / रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। अब एक्सपेक्टेड रेंट का कैलकुलेशन क्या होगा, हायर ऑफ फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, तो इसके हिसाब से मेरा जो रिजल्ट आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा पहला केस में। दूसरा केस, वेयर द प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी के कारण मेरा प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए 1 साल में वैकेंट रहा था। इन दैट केस हम देखेंगे कि क्या मेरा एक्चुअल रेंट जो है वो लोअर है एक्सपेक्टेड रेंट से। अगर मेरा एक्चुअल रेंट इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड रेंट तो देन मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट। ठीक है, तो ये जो केसेस है 7 केसेस, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में भी थोड़ा लर्न करने बैठाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ कैसे क्यों हो रहा है, इसका लॉजिक्स भी देता हूँ। ठीक है, आगे अगर मेरा जो प्रॉपर्टी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है थ्रू आउट द ईयर, तो इन दैट केस एनुअल वैल्यू विल बी मेरा 0 अप टू 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी के पास मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो वो अपने मर्जी के हिसाब से किसी भी 2 हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बता करके उसका एनुअल वैल्यू नील करा सकता है। ठीक है, तो इस केस में अगर मेरा एनुअल वैल्यू ही 0 है तो म्युनिसिपल टैक्स का बात ही नहीं आता है। सो तो म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं होगा, आप कितना भी पे करो, इन दैट केस देयर विल बी नो डिडक्शन ऑफ द म्युनिसिपल टैक्स पेड। ठीक है, अब चौथा केस, वेयर द हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब एक घर है मेरा, सपोज कि उसको हम 6 महीने के रेंट पे चढ़ा है, 6 महीने के बाद वो मेरा जो रेंटर था वो चला गया, तो 6 महीने बाद हम वहाँ शिफ्ट होकर रहने लग गए, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। उस केस में मेरा जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा वहाँ पे हम एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल भर का लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ GAV। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल भर का लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ GAV, फिर उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड, फिर उस दोनों में जो हायर आएगा उसको हम GAV बोल देंगे। ठीक है, इसको लाने का ये मकसद है क्योंकि आपका एक घर है, उसको आप ये दिखा रहे हो कि हम 6 महीना के लिए घर पे रहे, खुद रेंट पे चढ़ाए, तो 6 महीना के लिए हम खुद रहे घर में आकर के। तो ऐसा में गवर्नमेंट को लगा कि सब चीट करने लगेंगे, सबको बोलेंगे 6 महीना के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को, इस प्रैक्टिस को कि सबको अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड ना दिखाए, उसको देखते हुए गवर्नमेंट बोला कि आप 6 महीना के लिए रहो या फिर 6 महीना के लिए आप, मतलब एग्जाम्पल में, मेरे एग्जाम्पल के में 6 महीना के लिए आप घर में रहो या 6 महीना रेंट पे चढ़ाओ, आपको जो एक्सपेक्टेड रेंट है पूरे साल भर का लेंगे और एक्सपेक्टेड रेंट को कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल रेंट कितना को रिसीव हुआ है, विच एवर इज हायर, तो उसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब इन केस ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी वेयर द असेसी हैज मोर देन 2 प्रॉपर्टी, अगर असेसी के पास जो से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो अभी जस्ट हम कंडीशन समझाएं कि अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी तक वो क्या कर सकता है, अपना हाउस इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी को उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कैटेगरी में डाल सकता है, मतलब कि वो एनुअल वैल्यू उसका नील दिखा सकता है। ठीक है,
तो उसके अलावा सपोज कि मेरे पास 3 घर है, तो मैं तीनों घर में अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए स्टेटस में है, तो किसी 2 प्रॉपर्टी को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं। जो तीसरा घर होगा उसको हमको डीम टू बी लेट आउट दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब छठा केस क्या था, इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपका वो स्टॉक इन ट्रेड में हेल्ड है, मतलब बिल्डर है, उसका प्रॉपर्टी बन के रेडी है, तो उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पे एनुअल वैल्यू लेंगे नील अप टू 2 ईयर तक का। ठीक है। इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पोर्शन ऑफ लेट आउट एंड पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इस केस में हम दोनों का कैलकुलेशन सेपरेटली करेंगे। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट। कभी कभी क्या होता है कि हम रेंट पे अपना घर तो चढ़ा है, बट हमको रेंट मिल नहीं रहा है, तो उस रेंट को टेक्निकली सबको बोलेगा कि हम 6 महीना के लिए चढ़ा है, लेकिन वो तीनों का रेंट नहीं मिला। तो गवर्नमेंट इस केस में क्या बोलती है इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू, कि आपको जो 6 महीना का रेंट है, उस 6 महीना रेंट आपका ड्यू हो रहा है, उसको लीजिए, उसमें से आप माइनस कर सकते हैं जितना आपको रेंट सच में रियलाइज नहीं हुआ है। ठीक है। तो वो जो अनरियलाइज पोर्शन है उसको आपको हम जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है उसमें से माइनस कराएंगे। कब? अगर आप रूल 4 का कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो। क्या कंडीशन है? टेनेंसी इज बोनाफाइड, जो टेनेंसी है वो बोनाफाइड होना चाहिए। दूसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट। जो मेरा जो टेनेंट है उसको हम वो घर से निकाल दिए हैं या फिर वो खुद छोड़ के चला गया है। तीसरा, डिफॉल्टिंग टेनेंट नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ असेसी। मतलब मेरा एक घर छोड़ के गया तो दूसरे घर में हम उसको रेंट पे चढ़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। असेसी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट। ठीक है। असेसी ने सारा स्टेप ले लिया है कि उससे रेंट रिकवरी करेगा, तब भी नहीं हो रहा है, तो ये सारे कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगे, इन दैट केस आप अनरियलाइज रेंट जो आपको है, आप टोटल रेंट रिसिव्ड और रिसीवेबल में से उतना को माइनस कर सकते हो। ठीक है। अब आते हैं म्यूनसिपल टैक्स। जो अब बताया ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है, उसमें म्यूनसिपल टैक्स माइनस करते हैं। तो म्यूनसिपल टैक्स का मतलब कि वो म्यूनसिपल टैक्स जो असेसी पे करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसका पैसा नहीं होने का नहीं, किसी साल में अपना म्यूनसिपल टैक्स नहीं पे कर पाया, तो ये जो डिडक्शन है म्यूनसिपल टैक्स का ऑन पेड बेसिस मिलता है। ठीक है। तो किसी एक साल में आपको डिडक्शन आप पे नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट ईयर में आकर के आप दोनों साल का कंबाइन करके पे कर रहे हो, तो एट द टाइम ऑफ पेइंग द बोथ द ईयर्स म्यूनसिपल टैक्स यू आर अलाउड टू गेट द डिडक्शन ऑफ दिस होल म्यूनसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर टू विच इट बिलोंग्स। ठीक है। अब बात करते हैं डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू। अभी तक यहाँ तक के हम थे ग्रॉस एनुअल वैल्यू थे, फिर म्यूनसिपल टैक्स माइनस किए, फिर उसके बाद एनुअल वैल्यू आया। ठीक है। तो कहीं कहीं पे आप देखोगे कि एनुअल वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट हो जा रहा है। ठीक है। तो जहाँ पे एनुअल वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट हो जा रहा है तो वो ठीक है, बट एनुअल वैल्यू तक सब जगह पहुँचे, सारे केस में हमको पहुँचना है, चाहे वो नील हो या फिर आपका कैलकुलेशन के थ्रू हम आ रहे हो। ठीक है। तो एनुअल वैल्यू में हमको देखेंगे, उसके बाद मेरे को डिडक्शन दिया हुआ है अंडर सेक्शन 23 जो थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, 30% ऑफ एनएवी। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 30% ऑफ एनएवी आपको मिलेगा। ये किस केस में नहीं मिलेगा? जहाँ पे मेरा एनएवी 0 है वहाँ पे नहीं मिलेगा ये। ठीक है। तो एनएवी 0 कहाँ पे? 2 केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और दूसरा की प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन रिसीव फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा डिडक्शन इसमें क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं होता हम लोग के पास, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लोन लेते हैं बैंक से, उस लोन के थ्रू अपना घर को बनाते हैं या फिर नया रेडीमेड घर खरीदते हैं। ठीक है। तो वो बोरोड कैपिटल जो लेते हैं उसके अगेंस्ट वो इंटरेस्ट देते हैं, तो वो इंटरेस्ट का डिडक्शन का यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन का यहाँ पे मेरा बात हो रहा है। आगे, बोरोड कैपिटल जो हम लेते हैं, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी हो सकता है ये बोरोड कैपिटल। तो ये सारे केस का मेरा डिडक्शन मिलता है। तो डिडक्शन कितना मिलता है उसका कंडीशन दिया हुआ है सेक्शन 24B में। ठीक है। इसमें बात करते हैं, अगर आपका जो कभी कभी क्या होता है कि हम घर अभी मेरा बन के रेडी हुआ, तो जब तक मेरा घर एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो हमको डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा कैसे? लेकिन क्या होता है कि हम घर बनाने के लिए लोन तो पहले ले लेते हैं, पहले लेकर के सारा सामान वामान लगता है, जो भी मटेरियल्स लगता है वो सब खरीद के घर बनाते हैं। तो इसको जो लोन हम बोरोड कैपिटल करते हैं या फिर लोन जो बोरो करते हैं घर बनाने के लिए, जब तक मेरा घर नहीं बना, उस पीरियड का जो लोन होता है ना, उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन या फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लोन। तो उस पीरियड में भी हमको इंटरेस्ट देते हैं, बट आप इंटरेस्ट उस समय दे रहे हो, बट आपका हाउस प्रॉपर्टी था ही नहीं, तो आपको डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट इसको देखते हुए बोला कि आपको इंटरेस्ट जो आप पे करते हो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में ना, उसका भी डिडक्शन मिलेगा ओवर द 5 year इन इक्वल इंस्टॉलमेंट।
ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि ये इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इट इज अ पीरियड प्रायर टू प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। लेट सपोज कि आप 1 जनवरी 2023 को आपका प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है बनके। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड किसको बोलेंगे? पीरियड प्रायर टू प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो मेरा 1 जनवरी कंप्लीट हो रहा है, तो इसका प्रीवियस ईयर किसको माना जाएगा? इसका प्रीवियस ईयर माना जाएगा, जनवरी को कंप्लीट हो रहा है तो इसका मेरा प्रीवियस ईयर माना जाएगा 23, तो इसको माना जाएगा आपका कि 22-23 में ये कंप्लीट हो रहा है। तो इससे पहले का जो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 21-22। तो 21-22 तक का जो आप इंटरेस्ट पे किए होगा उसको बोला जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। उसका डिडक्शन आपको मिलेगा ओवर द 5 ईयर, जब से आपका घर कंप्लीट हुआ है, मतलब 23-24 से आपको 5 इंस्टॉलमेंट में उसका डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। इंटरेस्ट फॉर द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड, उसका पूरा डिडक्शन मिलेगा। जिस साल आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है उसका आपका पूरा डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या बताया? पीरियड प्रायर टू प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, उससे पहले का साल को पकड़ना है। ठीक है। अगर आपका इसके बाद हम बात करते हैं कि दो टैक्स रिजीम है, एक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 BAC या दूसरा है आपका ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है। तो आपका ये जो 115 BAC जो मेरा सेक्शन है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B का इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलता 24B का। ठीक है। अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, जो मेरा ऑप्शनल टैक्स रिजीम होगा, इस केस में मेरे जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसके रिस्पेक्ट में भी हमको डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का। ठीक है। तो इस केस में भी मेरा 2 चीज़ आ गया। ठीक है। तो इसमें आपका डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का, इंक्लूडिंग 1/5 ऑफ द अनअक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। जो अभी जस्ट हम एक्सप्लेन किए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो कितने इंस्टॉलमेंट मिलता है? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। तो वो और प्लस आपका जो इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट बन रहा है वो दोनों का डिडक्शन आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में मिलेगा। इन केस ऑफ ऑप्शनल टैक्स रिजीम उसका 2 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन, आप जो लोन लिए हो वो आप लिए हो 1/4/1999 से पहले लिए हो। ठीक है। और उसका जो एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट हो गया घर का। लोन आप 1/4/1999 से पहले लिए हो, ऑन और बिफोर 1/4/1999 से पहले लिए हो, और उसका एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है आपका 5 साल के अंदर, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अब मैक्सिमम 2 लाख का आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। वो इंटरेस्ट क्या होगा? प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट प्लस आपका एक्चुअल इंटरेस्ट, वो दोनों मिलाने के बाद मैक्सिमम को डिडक्शन कितना मिल सकता है? 2 लाख तक का मिल सकता है। वो जो 2 लाख है वो आपको, जैसे हम बताया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपका 2 घर होना चाहिए अलाउड है, तो अप टू 2 हाउस दोनों घर मिलाने के बाद, दोनों घर का जो इंटरेस्ट है वो मिलाने के बाद आपका 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप लोन लिए हुए 1/4/1999 के बाद, ठीक है, और वो जो प्रॉपर्टी जो लोन लिए हो उसका यूज़ करते हो आप रिन्यूअल के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, रिपेयर के लिए, तो उस केस में आपको अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक में आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है 30,000 का। तो 2 लाख और 30,000 हम याद रखना। तो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड है वो 1/4/2099 से ऑन और बिफोर 1/4/1999, एक्विजिशन कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर, तो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख का अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका जो लोन लिया वो 1/4/1999 के बाद का है, रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए है या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए है, तो इन दैट केस आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है 30,000 अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अब इसका कुछ कंपटीशन का फॉर्मेट है सारे सर्कमस्टांसेस में जो अभी हम बताएं। पहला केस था क्या? प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। अगर प्रॉपर्टी में लेट आउट है थ्रू आउट द ईयर तो उसका कंपटीशन का स्टेप्स में क्या है? स्टेप 1, पहले हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना था? GAV। GAV क्या होता है? एक्सपेक्टेड हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट का हम कैसे बताया? हायर ऑफ लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेशन। फिर दूसरा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल वो माइनस रूल 4 के हिसाब से अनरियलाइज रेंट उसको माइनस करेंगे, तो मेरा
स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 जीएवी क्या होगा, हायर ऑफ 1 और 2, वो हो गया। फिर उसमें से माइनस करेंगे म्यूनसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एनएवी आ जाएगा। फिर एनएवी में से माइनस क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जो डिडक्शन प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 24, उसमें डिडक्शन क्या है 30% ऑफ एनएवी, और दूसरा डिडक्शन क्या है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का 2 केस था, प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट और फिर नॉर्मल इंटरेस्ट। प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट है जो हमको इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट पे अलाउ होता है। प्री एक्विजिशन पीरियड क्या बोलते हैं, प्री एक्विजिशन पीरियड इज a period prior to the previous year in which the property is acquired and or the construction of the property is completed। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये केस हो गया। फिर इसके बाद माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको बोले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं दूसरा केस, लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। मेरा लेट आउट प्रॉपर्टी था बट वैकेंट रह गया कुछ पार्ट ऑफ द ईयर के लिए। इसमें कंप्यूटेशन करना होगा हमको जीएवी पहला स्टेप में। तो जीएवी कंप्यूटेशन करने के लिए उसके लिए पहला स्टेप क्या था, ईआर निकालना। ईआर मीन्स एक्सपेक्टेड रेंट। अगर एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। नाउ कंप्यूट एक्चुअल रेंट रिसिव्ड और रिसीवेबल, वो निकल गया। फिर इस दोनों में से जो कंपेयर करो 1 और 2, फिर देखो क्या आपका एक्चुअल रेंट जो है वो लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट है ड्यू, और इसका जो मेरा प्रॉपर्टी लेट आउट किए थे वो वैकेंट था ड्यू टू वो पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वो मेरा लेट आउट हुआ बट पार्ट ऑफ द ईयर के लिए खाली था। तो इन दैट केस हम क्या देखेंगे, वो रीज़न होगा। तो और वहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअल रेंट इज़ लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो एक्चुअल रेंट मेरा जीएवी बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, मेरा लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट था फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, रीज़न क्या था उसका, वैकेंसी। तो उस केस में देखेंगे हम कि क्या मेरा एक्चुअल रेंट लोअर देन एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है। ठीक है, तो उस केस में मेरा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट। ठीक है, दूसरा केस, अगर मेरा एक्चुअल रेंट जो है ना एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, उसका रीज़न कोई और है अदर देन वैकेंसी, तो उस केस में एक्सपेक्टेड रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, तीसरा केस, एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो जीएवी हमारा नॉर्मल एक्चुअल रेंट ही माना जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है, पहला केस तो क्लियर है एकदम अच्छे से। दूसरा केस थोड़ा सा ट्रिकी आता है बीच में एक पॉइंट पे सिर्फ, वो हम क्या है, दूसरा केस मेरा क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर ड्यू टू वैकेंसी, तो उस केस में देखेंगे एक्सपेक्टेड रेंट क्या मेरा, एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर देन एक्चुअल रेंट। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट को हम क्या बोल देंगे, जीएवी बोल देंगे। ठीक है, बाकी उसके बाद का नॉर्मल कैलकुलेशन। थर्ड केस क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का स्टार्टिंग पॉइंट ही मेरा क्या होता है, एनएवी। उसका एनएवी क्या माना जाता है, नील। एनएवी एक और केस में क्या कहाँ नील माना जाता है, अगर मेरा हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो उस केस में मेरा एनएवी माना जाएगा नील अप टू 2 फाइनेंशियल ईयर, अप टू 2 ईयर from the end of the financial year in which the certificate of completion is received from the competent authority। ठीक है, एनएवी नील हो गया। डिडक्शन अंडर 24, इसमें डिडक्शन अंडर 24 हमको सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो नहीं मिलता है। इंटरेस्ट का डिडक्शन के लिए हम अभी जस्ट समझाएं, इंटरेस्ट मेरा 2 केस में आएगा, 2 केस का है। एक होगा कि मेरा जो प्रॉपर्टी है वो हम अक्वायर की, जो बोरोड कैपिटल है वो ऑन और बिफोर 1/4/1999 का है, और वो मेरा जो कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन है घर का वो 5 साल के अंदर कंप्लीट हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ द फंड। तो ऐसा केस है, तो उस केस में हमको मैक्सिमम 2 लाख का रिडक्शन मिल सकता है अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, क्योंकि हमको अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक हम अपना अप टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखाने तक का राइट है। अगर मेरे पास 3-4 घर है तो हम 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस इसमें क्या था कि लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999, ठीक है, बट इट इज़ फॉर रिन्यूअल, रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन दैट केस तो मैक्सिमम डिडक्शन का अमाउंट होगा वो कितना होगा, 30,000 का होगा। क्लियर यहाँ तक। अब चौथा केस क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। तो इस केस में जस्ट अभी हम ऊपर समझाए थे कि अगर कुछ टाइम के लिए आप घर सेल्फ ऑक्यूपाइड बता रहे हो और कुछ टाइम के लिए लेट आउट बता रहे हो, उस केस में मेरा क्या माना जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का लिया जाएगा और एक्चुअल रेंट जितना रिसीव हो रहा है उसको लिया जाएगा। ये दोनों में जो हायर होगा उसको हम क्या मान लेंगे, आपका जीएवी मान लेंगे। तो इस केस में मेरा हमेशा जीएवी क्या ही आता है, एक्सपेक्टेड रेंट ही आता है। ठीक है, तो जीएवी आ गया, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दिए, उसमें से एनएवी आ गया, एनएवी में से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 माइनस कर दिए। डिडक्शन अंडर 24 मेरा क्या है, 30% ऑफ एनएवी और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल।
ठीक है। अब पांचवा केस है डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है उस केस में मेरा एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि डीम टू बी लेट आउट है तो मेरा एक्चुअल रेंट का तो बात ही नहीं आएगा, तो इन डैट केस एक्सपेक्टेड रेंट को ही हम क्या मानते हैं, जीएवी मानते हैं। अब जीएवी निकल गया, उसमें से नॉर्मल स्टैंड म्यूनसिपल टैक्स को माइनस कर दो तो एनएवी आ जाएगा, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 माइनस कर दो तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या करता है, इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डिडक्टेड। इंटरेस्ट चार्जेबल जो इस एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में चार्जेबल है और वो पेबल आउटसाइड इंडिया है, उसको हम शैल नॉट बी डिडक्टेड, उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, अगर टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड, अगर उसमें से टीडीएस नहीं कटा है तो, या दूसरा इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो पर्सन इन इंडिया हु मे बी ट्रीटेड एज एजेंट, उसके रिस्पेक्ट में कोई पर्सन इंडिया में एजेंट नहीं बताया जा रहा है, तो इन दैट केस इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डिडक्टेड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शैल नॉट बी डिडक्टेड कहाँ से, अंडर सेक्शन 24B से। अब उसके बाद एक सेक्शन आता है 25A, इसमें बात करते हैं अरियर्स ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट। कभी कभी क्या होता है कि हम घर मेरा था, ठीक है, और हम रेंट पे चढ़ाए थे, लेकिन मेरा जो रेंटर था वो 4-5 महीने का मेरा रेंट लेके भाग जाता है, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर बहुत साल हो गया, फिर अचानक से वो सारा रेंट हमको आकर के दे देता है। उसको दिमाग अच्छा काम करता है कि चलो रेंट लिए रहे थे तो हमको उसको पैसा दे देना चाहिए। वो आकर के 5 महीने का पैसा सपोज हमको आकर के दे देता है, तो वो 5 साल का पैसा तो हमको एक बार मिल गया, अनरियलाइज रेंट मेरे को रियलाइज हो गया अभी, कब, उतना साल पुराना, समझ लो 5-6 साल पहले का बात था, अभी आके हमको अनरियलाइज रेंट मिल रहा है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि ये सारा केस अगर आपका होगा तो आपको अनरियलाइज रेंट जो रिसीव होगा उस पर हम सीधा 30% का रिडक्शन दे देंगे आपको। ठीक है, मतलब आपका इनकम तो हो रहा है, उस समय आपका टैक्स हम नहीं लगाए, लेकिन अभी हम टैक्स लगाएंगे, लेकिन आपको हम कुछ डिडक्शन देंगे। वो क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% डिडक्शन लगा देंगे। टैक्सेबल इन ईयर ऑफ रिसीट और रियलाइजेशन, डिडक्शन होगा 30% का रेंट रिसिप्ट का। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद एक पॉइंट आता है को ओन प्रॉपर्टी। सेक्शन 26 बात करता है को ओन प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसमें 2 ओनर लोग हैं, जैसे सपोज हम हैं और मेरा भाई भी है, 2 को ओनर है, ठीक है। तो उस केस में एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी को ईच को ओनर, मतलब मेरा भाई दोनों के केस में ये प्रॉपर्टी का जो मेरा एनुअल वैल्यू माना जाएगा वो नील माना जाएगा, ठीक है। ईच को ओनर शैल बी इंटाइटेड रिडक्शन ऑफ 30,000 और 2 लाख एज द केस में बी इफ दे डिसाइड टू शिफ्ट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम टू ओल्ड टैक्स रेजिम। जैसे हम बताए थे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का पे इंटरेस्ट का रिडक्शन तभी मिलेगा जब आप ओल्ड रिजाइम में जाओगे तो, ठीक है। तो उसमें मैक्स तो आपका कोन प्रॉपर्टी, जैसे मेरा एक घर है जिसमें मेरा और मेरे भाई दोनों कोन प्रॉपर्टी है वो मेरा, तो उस केस में दोनों को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों के जब कंप्यूटेशन बनेगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दोनों का हम नील मानेंगे उसका एनएवी इस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, और दोनों पर्सन इज एलिजिबल टू टेक डिडक्शन ऑफ 30,000 और 22 लाख एज द केस में भी, ठीक है, इंटरेस्ट का, सब्जेक्ट टू अगर वो ओल्ड रिजाइम में शिफ्ट होते हैं तो। इसका थर्ड पॉइंट क्या था, नो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर डिफॉल्ट रिजाइम। ये तो अभी हम जस्ट बताए, ऊपर वाला ही बात रिपीट की है जस्ट यहाँ पे कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आपको जो है 115 BAC उसमें इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी केस में। अब इसमें फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ को ओनर ओन्स अनदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, द एग्रीगेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम को ओन प्रॉपर्टी प्लस द अदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी शैल नॉट एक्सीड 30,000 और 2 लाख एज द केस में भी। लेट्स सपोज इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि एक हम है, मेरा भाई है, तो दोनों का एक प्रॉपर्टी है, वो मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी है दोनों का जिसमें ओनरशिप है, लेकिन मेरा भाई क्या करता है, वो एक और प्रॉपर्टी खरीद लेता है, वो उस 2 प्रॉपर्टी खरीद लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो उसका जो कोन प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जो कंप्यूटेशन का तरीका बताया कि उसका एनएवी नील माना जाएगा, इंडेट का रिडक्शन ले सकता है 2 लाख और 3 लाख 30,000 तक का एज द केस में भी। लेकिन तो उस केस में क्या होगा कि उसका जो जैसा नॉर्मल कंडीशन क्या होता है कि अप टू 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक हम क्या कर सकते हैं, अपना रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो एक तो उसका को ओन प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट के कारण उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वो बन गया, और दूसरा वो खुद का जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो दोनों का सम मिला करके जो इंटरेस्ट का मैक्सिमम रिडक्शन है वो 2 लाख और 30,000 तक का मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, अब इसके बाद बात करते हैं को ओन प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी। कोई रेंट पे घर दिया हुआ है, उस पर 2 आदमी का हक है, मतलब 2 पर्सन ओन करते हैं। जैसे एक घर है हम लोग का, वो रेंट पे दिए, जिसमें को ओनर हम भी है, मेरा भाई भी है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है, वो लेट आउट प्रॉपर्टी है। तो इनकम शैल बी कंप्यूटेड इफ ओन्ड बाय एक पर्सन। उसका इनकम नॉर्मल कंप्यूटेशन होगा ऐसे कि एक पर्सन उसको ओन करता है, फिर दोनों पर्सन के बीच में जो अग्रीड शेयर होगा दोनों का, उस रेशियो में दोनों के बीच में इनकम को स्प्लिट कर दिया जाएगा,
ठीक है। एक आता है सेक्शन 27 जो कि आखिरी सेक्शन है, जो बात करता है डिम्ड ओनरशिप का। डिम्ड ओनरशिप का मतलब कि अगर आपका वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो या ना भी हो, लेकिन तभी माना जाए कि वो आपका ही प्रॉपर्टी है। ठीक है। उसका केस, पहला केस क्या है, ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। ठीक है। इसका मतलब कि हम अपना प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर देते हैं बिना कोई कंसिडरेशन का, तो ये माना जाएगा कि वो बिना कंसिडरेशन का फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे सपोज कि प्रॉपर्टी का वैल्यू 10 लाख है, हम उसको 2 लाख में दे दिए, तो तब उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो उसका नहीं, मेरा ही है। उसको बोलेंगे डीम्ड ओनरशिप। ठीक है। दूसरा केस, ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड। अगर हम अपना प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर देते हैं फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में भी माना जाए कि वो प्रॉपर्टी का ओनर माइनर चाइल्ड नहीं, हम ही है। ठीक है। और इनकम कंपटीशन मेरे हैंड्स में होगा। ठीक है। फिर तीसरा, होल्डर ऑफ एन इम्पार्शियल स्टेट। अगर हम, मेरा कोई प्रॉपर्टी है जो इम्पार्शियल स्टेट है, कैटेगरी का है। इम्पार्शियल स्टेट का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी जिसको हम लीगली स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में एक नोट दिया हुआ जो एमसीक्यू में पूछ सकता है। एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ऑल द प्रॉपर्टीज comprises as impartial state by custom to be assessed as income from assessed as HUF. ठीक है। However, section 27 2 will continue to be applicable in relation to impartial state by grant or covenants. तो ये ऐसे ही दिया हुआ है यहाँ पे, इसको एक बार रीड कर लेना, इससे क्लियर हो जाएगा। उसका चौथा क्या है, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके मेंबर है और उसका कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके हम क्या है, डीम्ड ओनर माना जाएगा मेरा। ठीक है, ओनरशिप माना जाएगा। फिर पर्सन इन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो पर्सन प्रॉपर्टी को पोजेस करता है, जिसके हक कंट्रोल में या फिर हक में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीम्ड ओनर बोलते हैं। पर्सन हैविंग राइट इन अ प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर। अगर कोई पर्सन का प्रॉपर्टी में राइट है फॉर नॉट लेस देन 12 साल से ऊपर का राइट है किसी प्रॉपर्टी पे, तो उसको भी हम बोलेंगे डीम्ड ओनर। ठीक है। तो डीम्ड ओनरशिप में क्या है, स्पाउस वाला, माइनर वाला हो गया, इम्पार्शियल स्टेट हो गया, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, फिर पोजीशन ऑफ ए प्रॉपर्टी हो गया, फिर हैविंग राइट इन अ प्रॉपर्टी फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर्स। ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी का ये सेक्शन 22 से लेकर 27 तक का सेक्शन दिया था, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया अभी इस वीडियो में। इसके रिस्पेक्ट में और भी इस पे रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मॉड्यूल से और बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं वो सारे का मैं एक जस्ट कुछ टाइम के अंदर उसके वीडियोस का सीरीज़ भी लेकर आऊँगा अपने चैनल पे। बिकॉज अभी क्या है कि थोड़ा सा मेरा अभी जॉब में थोड़ा वो चल रहा है कि अभी क्लोजिंग है बहुत सारे ऑडिट्स का, तो टाइम नहीं बच पा रहा है। बट आई विल ट्राई एज कमिटेड कि मैं 15 तक का पूरा कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करूँगा। आज इस वीडियो के बाद टुडे आई विल ऑल्सो रिकॉर्ड इनकम फ्रॉम पीजीपी, फिर आफ्टर दैट आई will record income from other sources, and then at last capital gain. So today I will try to give the all the 3 heads video, and from tomorrow other chapter I will complete. Okay, thank you for watching my video. Keep sharing with friends so that they can understand more, and also they can connect with me over my WhatsApp number anytime, and for any type of guidance also. And I will also attach the crisp note which I have prepared from module itself in my linked video link description, so they can download from there. And also I will attach the module PDF so that they can refer the same at while seeing my notes. Okay, thank you so much for watching my videos.